आइए उस एक्सरसाइज में हम और आगे आप क्वेश्चन बताते हैं। आपको 3 क्वेश्चन बताए थे टीटी के सवाल के लिए। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है यदि प्रेक्षणों ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, प्रेक्षण दिए गए हैं x +3 x +5 x +7 x +10 x +7 और x +10 x +3 x +5 x +7 x +10 का माध्य 9 है, का माध्य 9 है। तो इतनी ही जानकारी से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या है। अंतिम 3 प्रेक्षण ये हैं, इन तीनों का माध्य पूछेगा। तो आइए माध्य के बारे में जानते हैं। माध्य कहते हैं औसत। माध्य का मतलब औसत। औसत या माध्य निकालने का जो फार्मूला है वो कैसे निकल के आता है जरा देखिए। हम कहते हैं कि हम 3 दिन अलग अलग कुछ पैसे कमाए। एक दिन 10 रुपया कमाए, एक दिन 15 रुपया, एक दिन 12 रुपया ही कमाए, एक दिन फिर 10 रुपया हो गया, फिर 12 रुपया हो गया। तो पूछा जाए कि ओवरऑल पर डे आप कितना कमा लेते हैं, तो यह बताना बहुत कठिन होगा कि हम एक दिन में 10 रुपया कमा लेते हैं, 12 रुपया कमा लेते हैं, क्योंकि आप कुछ बीच में संख्या होगी, किसी दिन ज़्यादा हो जाता तो किसी दिन कम हो जाता है। तो हम एक ऐसी संख्या लेकर के आते हैं कि वहां से जितना इधर कम पड़ता है उधर उतना ही ज़्यादा होता है, बराबर मेंटेन कर लेता है। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं कि जितनी ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, जितने आपके पास डेटा दिए गए, जितने प्रेक्षण दिए गए हैं, उन सभी को जोड़ करके और उतने ही से भाग कर लीजिए। इसमें कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी कि पांचों का जोड़ x +3 प्लस x +5 प्लस x +7 प्लस x +10 सबको जोड़ करके, चूंकि 1 2 3 4 5 गिनतियों से है तो 5 से भाग दे दो, बस बराबर आ जाएगा। और यह आपका औसत निकल के आ गया, यह माध्य निकल के आ गया। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि जो तुम माध्य निकालोगे वो माध्य 9 के बराबर है, यानी माध्य 9 है। बस उन्हीं का कहा हुआ मैंने पालन कर दिया, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। ये नीचे का 5 उधर चला जाएगा तो 5 गुणे 9 हो जाएगा, नीचे भाग में उधर गुणा हो जाएगा। और यहां पर जोड़िए 1x 2x 3x 4x 5x, तो गुणा में कितना आ जाएगा 5x, x जोड़ करके 5 बार 5x हो जाएगा। गिनती में देखिए 3 5 3 8 7 15 10 25, यानी 5x + 25 इज इक्वल टू दिस मच। बस सॉल्व हो गया। तो यहां 5x रोको और बराबर लगाओ। बराबर के इस पार कितना है, 5 9 45, और ये 25 को अब राइट साइड जाने दो, दाहिने तरफ 25, 45 माइनस 25, तो 5x बराबर 45 में से 25 गया 20, 5 से भाग दे दो, 5 को 20, x बराबर कितना आ गया 4, x बराबर 4। तो कभी कभी x की वैल्यू पूछ लेता। अब कह रहा अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा। तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य, अंतिम 3 प्रेक्षण होंगे कितना, x में 4 जोड़ दो, 7 4 11, नहीं 4 5 9 11 और 14, तीनों को जोड़ करके 3 प्रेक्षण का माध्य तो 3 से भाग करेंगे। यहां 5 का था तो 5 से भाग दिया था। तो यहां पर कह रहा अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य, अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य बराबर x + 5 प्लस x + 7 प्लस x + 10 अपान 3 हो जाएगा। x मतलब 3x प्लस 5 7 5 12 10 22 बटा 3। अब x की वैल्यू रख दो, 3 गुणे x के जगह पर 4 प्लस 22 बटे 3, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 22 बटे 3, 12 और 22 34 होगा क्या, 34 बटा 3। देख लो ये बनता क्या, 3 5 4 9 बनता, इसमें रख देते अगर हम 4 तो 5 4 9 बनता, ये 7 4 11 बनता और ये 14 बनता। तीनों को जोड़ दीजिए, बटा 3 है तो 3 करिए, तो
14, 11, 25, 9, 34, 34/3 बिल्कुल सही आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। यानी 3 11 33, 11 सही 1/3 लिख सकते हो। अब देखना यह है कि उत्तर में क्या दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है। तो ये दिया है 11 सही 1/3 दिया है, बिल्कुल सही। हमारा ये ऑप्शन तीसरा सही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा। हम माध्य के बारे में बता दिए कि कैसे निकाला जाता है, माध्य एक्चुअल में होता क्या है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर अगला सवाल लेता हूं, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहता है कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? तो इसके लिए क्या है कि देख रहे हैं x है तो यहाँ x स्क्वायर है, 1/x है तो x, यानी इसका हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं। चूंकि हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है, इसका हल लिख देता हूं। तो इधर भी पूरे का स्क्वायर करो और इधर भी। लोग इसी पर से लगा देते हो, 50 25 लिख देंगे आंसर पर, गलत हो जाएगा। होल स्क्वायर करेंगे और होल स्क्वायर हम फार्मूला पर खोलेंगे। कौन सा फार्मूला? कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर है तो इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला होता है। ये तो जानना पड़ेगा। यहां पर a के जगह पर x लिखा है, b के जगह पर 1/x लिखा है, तो x प्लस 1/x, हाँ तो इसको खोलते हैं। तो इसका स्क्वायर कैसे खुलेगा? a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b मतलब 1/x का स्क्वायर, ये b जब लिखा है, प्लस 2a मतलब फिर x और b के जगह पर 1/x। ये अब ये इसका विस्तार पूरा खुला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, तो आप जानते ही हैं x ऊपर नीचे कट जाएगा। तो ये x स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर ऊपर 1 हुआ, नीचे x का भी स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 25। हमको ये चाहिए, केवल इतना ही पूछ रहा था, तो इतना रोको, बाकी इस 2 को उधर जाने दो। तो 25 लिखा ही था, 2 इधर से उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 23। ये आंसर आ गया। तो ये सवाल बहुत आसान था। इस तरह से सवाल पूछा जाता है तो आप कर सकेंगे। इसमें एक सवाल कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण ऐसा हो कि समद्विभाजित करता है, देखो ये एक दूसरे को समकोण पर काटता है, 90 अंश पर गिरता है और समद्विभाजित करता है, मतलब कि इधर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, इधर ये दोनों बराबर हो जाते हैं। और ऐसा जब चतुर्भुज आपका बन के तैयार होता है तो कहता है ये कैसा होता है? तो इसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज अंग्रेजी में इसको कहते हैं रोम्बस। लोग इसको आयत लिख देंगे या वर्ग लिख देंगे। वर्ग के लिए यह जरूरी है कि दोनों जो डायगोनल हैं, यानी दोनों विकर्ण बराबर भी हों। 3 चीजें, दोनों विकर्ण ये और ये बराबर भी हों, उसके बाद लंबवत भी हों, उसके बाद समद्विभाजित भी करते हैं, यानी कि आधे आधे पर बांटते भी हों। ये उसको आधा काट दे, वो उसको आधा काट दे, तब ये वर्ग बनेगा। आयत में क्या होता है? आयत में भी डायगोनल बराबर होता है, यानी विकर्ण बराबर होते हैं और लंबवत समद्विभाजित होते हैं। लेकिन बात यह होती है, नहीं, आयत में लंबवत नहीं होता है, समद्विभाजित होता है लेकिन लंबवत नहीं होता है। तो बस यही पहचान है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं, तो हाँ समचतुर्भुज लिखा हुआ पहला ऑप्शन, इसका ये सही है। तो इस तरह से हमने ये 2 सवाल बताए। फिर और सवाल लेता हूं मैं। एक सवाल है अगला, कार्तीय तल में, नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? कार्तीय तल, अंग्रेजी में इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। कार्टेशियन
प्लेन, कार्तीय तल में बिंदु -2 -3 किस पाद में स्थित है? किस पाद, यहां पर पाद लिख दिया है, लेकिन इसका असली जो वर्ड मिलता है मैथ में वो नहीं लिखा है इन्होंने, तो लोग कंफ्यूज होंगे। उसको हम कहते हैं चतुर्थांश। यहाँ पाद का मतलब पैर होता है, नहीं कहां पर जाकर के पड़ेगा, उसका स्थित कहां होगी, स्थिति उसकी बताता है, तो चतुर्थांश कहते हैं हम इसको। अंग्रेजी में क्वाड्रेंट कहते हैं, लिखे देता हूं, क्वाड्रेंट किस पाद में स्थित है। तो सिर्फ उत्तर बता देने से तो होता नहीं है, आइए हम बताते हैं। चतुर्थ अंश समझाता हूं। एक पूरी चीज ले लो, एक ये होल चीज है, पृथ्वी जैसे नहीं होती है, एक वृत्त ले लिया, एक ऐसे खींचा तो ये आधा आधा बन गया, एक इधर से पूरा लंबवत बीचों बीच से काटा, अब ये देखो 4 हिस्से बने, हर एक हिस्सा, वही तो चतुर्थ अंश, हर एक हिस्सा चतुर्थांश कहलाता है, हर एक हिस्सा चतुर्थांश कहलाता है। इसको हम पहला हिस्सा कहते हैं, इधर से उल्टा चलते हैं, ये दूसरा हिस्सा कहलाता है, यानी पहला चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश है, ये वाला तीसरा चतुर्थांश है, और ये वाला चौथा चतुर्थांश है। ये बात समझ पाए? यानी 0 डिग्री से यहाँ 90 तक आते हैं पहला चतुर्थांश, 90 से यहाँ तक आते हैं 180 तक दूसरा चतुर्थांश, और 180 से यहाँ 270 तक आते हैं तीसरा चतुर्थांश, और 270 से फिर यहाँ जाते हैं 360, यानी फिर वहीं 0 पहुंच जाते हैं चौथा चतुर्थांश। यानी 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों बराबर कहा जाता है। एक साइकिल कंप्लीट होकर के आ गए तो फिर से आप वहीं पहुंचे, कहा जाए कितना काम करके आए, कोई काम नहीं किए, क्योंकि हम जहां थे वहीं आ गए। आदमी पूरा दिन भर काम करता है, सुबह लेकर शाम तक लौट के घर आ जाता है, कहा जाए काम तो हुआ कुछ, तो साइंस कहते कोई काम नहीं हुआ। अब यहां देखिए, इसी को हम कहते हैं एक्सिस में कि ये एक्स अक्ष है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इसको हम कहते हैं ये वाई एक्सिस है। जहां एक्स और वाई का कटान बिंदु होता है इसी को कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। एंड डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, इसी को हम ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु को ओरिजिन। यानी जो दूरियां नापी जाती हैं हम यहीं से नापते हैं। अब दूरी धनात्मक है कि ऋणात्मक, ये देखना होता है। अगर हम दाहिने चलते हैं या ऊपर चलते हैं तब तो आपकी चीजें, आपकी बातें, आपके किए हुए चीजें सकारात्मक है, यानी पॉजिटिव है। अगर आप बाएं चलते हो, नीचे जाते हो, धंस जाते हो, या गलत रास्ते पर जाते हो तो नेगेटिव है। साइंस भी इसी तरह बताती है, मैथ्स भी। यानी इधर से जब जाते हैं तो ये धनात्मक दूरी होगी, यानी यहाँ पर +1 +2 +3 +4 प्लस होंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह जाएंगे। इधर आओगे तो दूरी नेगेटिव कहलाती है, एक्स एक्सिस पर ही -1 -2 -3 -4 होता है। इसी तरह ऊपर जाओगे तो ये +1, यहाँ पर +2 +3 +4 +5, लेकिन नीचे आओगे तो -1 -2 -3 -4 -5, ये देखो ये माइनस में होंगे, ये -6, इस तरह से करते हुए आएंगे। अब जरा देखिए, पहला चतुर्थांश घिरा, कोऑर्डिनेट जो हमारा होता है जिसे हम हिंदी में निर्देशांक कहते हैं, निर्देशांक। एक्चुअल में जो बिंदु लिखा है ये निर्देशांक ही है, कोई भी बिंदु है निर्देशांक, जिनको अंग्रेजी में हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। देखो अंग्रेजी भी साथ में जानना चाहिए, अंग्रेजी वालों के लिए साथ में हिंदी भी जानना चाहिए, तो मैं दोनों मिक्स करके पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो निर्देशांक हमेशा x, y, यानी पहले x का कोऑर्डिनेट, x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट लिखोगे ये वाला, फिर दोबारा y के साथ में लिखोगे। तो अब यहां देखिए, इस कोऑर्डिनेट में घिरा हुआ है, पहले x एक्सिस में क्या है, पूरा धन है, यानी x एक्सिस को हम किस में नापेंगे, धन में। और y किससे घिरा हुआ है, y भी तो पॉजिटिव ही है, यानी पहला कोऑर्डिनेट में प्लस ही आएगा, पहला कोऑर्डिनेट में प्लस ही आएगा। यानी कह दिया जाए कि 2 और 3 कहां होंगे, तो इसी में होंगे, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है,
प्लस की दूरियां, यानी +2 दूरी गए हैं x एक्सिस पर, +3 दूरी गए हैं y एक्सिस पर, यानी कि +2 दूरी यहां पर गए x पर और यहां पर आया है 3, यानी ये पॉइंट रहा लोकेशन 2 और 3 के लिए। यहां पर आओ तो x तो आपका पहले x ही लिखना है, तो यहां पर x जो घिरा हुआ माइनस से घिरा हुआ है, लेकिन y वाला तो पॉजिटिव ही है। यहां पर ये देखो माइनस और ये प्लस, इससे घिरा हुआ है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो पहले माइनस और दोबारा प्लस आएंगे, यानी x माइनस होगा y प्लस होगा। इसमें देखो पहले तो x की बात करेंगे तो x तो आपका नेगेटिव है और y भी नेगेटिव हो गया, इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं। जिस तरह पहले वाले कोऑर्डिनेट में दोनों प्लस होते हैं, उसी तरह तीसरे वाले चतुर्थांश में दोनों नेगेटिव ही पाए जाते हैं। अब चौथे में आइए, चौथे वाले में सबसे पहले x देखा जाए तो x तो फिर वही प्लस आ गया, घेर लिया प्लस ने, लेकिन y माइनस में है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये चतुर्थांश तय करेंगे कि कैसे कौन सा बिंदु किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब आप बताइए, दोनों माइनस माइनस हैं, -2 -3, -2 कहां आएगा, जब x पर यहां 2 दूरी उल्टा डायरेक्शन में आओगे तो यहां पहुंचोगे। -3 आने के लिए आपको यहां 1 2 3 मान ले तो यहां पर है। अब यहां से ये चल के आओ, ये दोनों मिलकर के यानी यहां पॉइंट आया जहां -2 भी पहुंचता हो, -3 भी, यानी यह बिंदु है -2 -3। तो किस बिंदु में, किस चतुर्थांश में लाई करेगा, तीसरे में करेगा। किस में करेगा, तीसरे में। देखो माइनस माइनस है, आपका भी माइनस माइनस आया है, देखो हमने दिखा दिया, यानी इसमें यह तीसरे पाद में स्थित होगा, तीसरे पाद में स्थित होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, या तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इस तरह से हमने आपको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा दी। निर्देशांक ज्यामिति पर यह क्वेश्चन आपको आता है, बहुत अच्छे से बता दीजिएगा। ये इसलिए पूछा जाता है कि अब हमारे स्कूल में पढ़ाई हो या ना हो, कक्षा 7 और 8 में, कक्षा 8 में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाई जाती है। वहां तक टीचर लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जोड़ घटाव गुणा भाग ही तक सीमित रह जाता है मामला। ये चीज वहां पर किताब में दिया, सिलेबस में है बाकायदा। कक्षा 8 की अच्छी खासी मैथ्स होती है। तो इस तरह से आज हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, पढ़ा डाली।